नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही न्यूज आई है कि इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिथियम का रिजर्व मिला है। टोटल 5.9 मिलियन टन का ये जो रिजर्व है वो मिला है जम्मू एंड कश्मीर के सलाल आइमोनो एरिया में, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। दरअसल यूएनएफसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्स के अकॉर्डिंग जो मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन होता है उसके 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो G4 स्टेज होता है, जिसमें सिर्फ रिकॉन्सनेंस किया जाता है, यानी कि सर्वे वगैरह थोड़ा बहुत लार्ज एरिया में किया जाता है और ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस एरिया में ये मिनरल्स मिल सकता है। फिर नेक्स्ट होता है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, जिसमें छोटे से एरिया में जाके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके देखा जाता है कि क्या यहाँ पर वाकई ये मिनरल्स मिल सकता है कि नहीं। उसके बाद होता है G2 स्टेज, जिसको जनरल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, और उसके बाद आता है G1 स्टेज, जिसको डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इन चारों स्टेज के बाद ही ये बताया जाता है पूरा कि किस साइज में, कुछ शेप में, किस स्ट्रक्चर ग्रेड में और बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली हैं जो मिनरल्स यहाँ पर मिलेगा उसकी। और ये जो मिनरल्स है इसको निकाल पाना यहाँ से इकोनॉमिकल वाइबेबल है भी कि नहीं। लेकिन ये जो न्यूज है ये बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए। आने वाले टाइम में ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी तरीके से इंडिया का जो फेस है वो चेंज करके रख देंगी। दरअसल लिथियम आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है। दुनिया की सारी कंट्रीज इस समय इसी फिराक में लगी हुई है कि कैसे भी करके हमारा जो लिथियम का सप्लाई है उसे सिक्योर किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग को लगातार लिथियम मिलता रहे। हाल में ही चाइना ने बोल्विया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है उस पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए। उसके अलावा यूएसए भी उनके जो हाल के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, वो लगातार इस तरह की नीतियां बना रहे हैं जिससे लिथियम की जो सप्लाई है उसे वो सिक्योर कर सके। अभी अपने यूज का जो 55% लिथियम होता है वो यूएसए इंपोर्ट करता है अर्जेंटीनिया से, और 36% इंपोर्ट करता है चिले से, और बाकी वो खुद भी थोड़ा बहुत माइन करता है नॉर्थ कैरोलिना नेवाडा एरिया में। और यूएसए तो आज के टाइम में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लिथियम रिजर्व हैं उसमें ऐसा बताया जाता है कि 60 से लेके 70% जो रिजर्व है वो चाइना ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा जितनी भी लिथियम आयन बैटरी वर्ल्ड में यूज होती है उसमें से 3/4 प्रोडक्शन जो है वो चाइना ही करता है। तो पूरी तरीके से यूएसए और बाकी सारी कंट्रीज भी इस चीज में डिपेंडेंट है चाइना पे, जो कि बढ़ते हुए टेंशन को देखते हुए वेस्ट और चाइना के बीच में डर पैदा कर सकती है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा अफ्रीका भी इसकी इंपॉर्टेंस को जानता है, और अफ्रीका के कुछ नेशंस ने ये डिसाइड किया है कि अब हम लोग केवल माइनिंग करके जो मिनरल्स निकलता था और उसको बेच के जो पैसा आता था सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और अब हम लोग लिथियम के लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाएंगे और पूरा प्रोसेस करके लिथियम बेचेंगे, जिससे हमारा थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी और एक बड़ा शेयर मिल पाएगा इस पूरे प्रोसेस का। इसके अलावा जर्मनी, यूके और इंडिया भी लैटिन अमेरिका कंट्रीज में लगातार सर्च कर रहा था लिथियम के लिए और कोशिश कर रहा था किसी माइन का इसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अभी भी लगातार कोशिश माइन सिक्योर करने के लिए इस एरिया में। तो ये सब चीज बताती है कि लिथियम आज के टाइम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे सबकी नजर इसी की ओर है, और इसकी इसी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको नाम दिया जाता है व्हाइट गोल्ड का। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिथियम के बारे में, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, और क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सारी कंट्रीज के लिए इंक्लूडिंग इंडिया, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में ये जो रिजर्व है इसका मिलना ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है चाइना के लिए। ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको बने रहना है एंड तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के टाइम में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कोल है, पेट्रोलियम है और बाकी इसी तरीके के फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन अब दुनिया को ये समझ में आ गया है कि इन सब के इस्तेमाल की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट होना एक वायबल ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इन फॉसिल फ्यूल्स को हटा के एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढा जा रहा है जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके और फ्यूचर में भी प्लेनेट रहने लायक बना रहे। ऐसे में जो मोटर व्हीकल्स है सबसे पहले जरूरत है उसमें चेंज लाने की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एयर पॉल्यूशन होता है वो उसी की वजह से फैलता है। इसीलिए दुनिया भर की कंट्रीज और उनके अंदर की जो कंपनीज है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना चाह रही हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट किया जाए बजाय के पेट्रोलियम या फिर डीजल या फिर गैसोलीन जैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए एक अच्छी बैटरी जो कि इसे पॉसिबल बना सके, जिसमें और एक बार में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाना पॉसिबल हो। नाउ बैटरीज के अकॉर्डिंग पास्ट में काफी ज्यादा डिस्कवरीज हुई हैं। अलग अलग टाइप्स के जो बैटरीज हैं आज के टाइम में अवेलेबल हैं। इनका सबसे बेसिक जो कैटेगराइजेशन है वो है प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती है जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इनको केवल एक बार यूज किया जाता है और फिर थ्रो कर दिया जाता है। और सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जिनको रिचार्ज किया जा सकता है।
प्राइमरी बैटरीज के एग्जांपल की बात करें तो जिंक कार्बन बैटरीज हो गई, मैग्नीशियम बैटरीज हो गई जिसे मिलिट्री और एयरक्राफ्ट रेडियोज में यूज किया जाता है, मैग्नीशियम बैटरीज हो गई, अल्कलाइन बैटरीज हो गई जिसको टीवी के रिमोट वगैरह में यूज किया जाता है। इस तरह की बाकी बैटरीज भी आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। और सेकेंडरी बैटरीज जो होती है वो होती है लीड एसिड बैटरीज, निकल बेस्ड बैटरीज होती हैं, फिर लिथियम आयन बैटरीज भी सेकेंडरी बैटरीज हैं। इस तरह की और भी बैटरीज होती है, लेकिन ये 3-4 जो है ये बेसिक बैटरीज है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्राइमरी बैटरी का इस्तेमाल करने का सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बार बार बैटरी को यूज करना और फिर इसे थ्रो करना केवल हमारे टीवी के रिमोट के लिए ही ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये एक बेवकूफी होगी, इसीलिए सेकेंडरी बैटरी ही यूज किया जा सकता है। नाउ अगर मैं आप लोग से कहूँ कि कोई बैटरी आप लोग को चूज करना है खासकर से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो क्या आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे दिमाग में आता है वो ये, सबसे पहले तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो ईवी जो टेक्नोलॉजी है ये आज के टाइम में काफी नई है। ईवी कार जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा महंगी है इस टाइम पे। ऐसे टाइम पे इनकी बैटरीज को महंगा होना प्लस उनकी रनिंग कॉस्ट का भी महंगा होना, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन को स्पेस में जाने जितना महंगा बना देगा। दूसरा, इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होना चाहिए, यानी कि जिस मेटल जिस एलिमेंट का यूज करके ये बैटरी बनाई गई है उसके पर किलो वेट में ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि बार बार इसे रिचार्ज करने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ ये कम स्पेस भी ले हमारी मोटर व्हीकल्स में। इसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि इसका लाइफ स्पैन ठीक ठाक होना चाहिए। आप लोग को पता ही होगा कि जो बैटरीज होती है उनकी एनर्जी कैपेसिटी ओवर टाइम कम होने लगती है, यानी कि शुरुआत में वो बैटरी रिचार्ज करते समय जितना एनर्जी स्टोर कर पाएगी उस टाइम बाद उतना एनर्जी वो स्टोर नहीं कर पाएगी। आज अगर आपकी बैटरी आपके डिवाइस को या किसी भी चीज को जिसमें वो लगी है 1 घंटे तक रन कर सकती है, तो कल वो हो सकता है सिर्फ आधे घंटे तक ही रन कर पाए। ओवर टाइम इनकी जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती रहती है और धीरे धीरे फिर फाइनली ये खत्म हो जाती है, जिसके बाद बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लिथियम आयन बैटरीज या फिर बाकी लिथियम बेस्ड बैटरीज जो होती हैं, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग या फिर और भी क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको डिजाइन करने के लिए या फिर उन पे बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनको बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है या फिर उनके चार्जिंग के लिए जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है बाकी सबसे। एटलीस्ट पेट्रोलियम और गैसोलीन बेस्ड व्हीकल जो है उनसे तो ज्यादा है, लेकिन इन व्हीकल्स का रनिंग कॉस्ट जो है वो पेट्रोलियम और गैसोलीन से कम है। इसके अलावा लिथियम आयरन बैटरीज जो है उनका जो कॉस्ट है वो 6 गुना ज्यादा है लीड एसिड बैटरीज से और 3 गुना ज्यादा है निकल बेस्ड बैटरी से, यानी कि कॉस्ट के मामले में लिथियम आयरन बैटरीज फेल है इन दोनों के कंपैरिजन में। बट टेल मी वन थिंग, अगर मान लो आप लोग के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप लोग क्या प्रीफर करोगे कि उसको 3 दिन में एक बार चार्ज करना पड़े या फिर डेली एक बार चार्ज करना पड़े? ये नंबर हाइपोथेटिकल है, ऐसा मत समझ लेना कि मैं कोई डाटा बता रहा हूँ कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो 3 दिन चलती है। ऐसे ही मैं एग्जांपल के लिए बस बता रहा हूँ। दरअसल जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, इनका एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बाकी सब बैटरीज से काफी ज्यादा है। इनकी एनर्जी डेंसिटी अराउंड 5 से 10 गुना ज्यादा है बाकी किसी भी बैटरीज से। अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगाओ, जब इतना ज्यादा डिफरेंस हो, अगर आप लोग को लिथियम आयन बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर एक दिन में एक बार चार्ज करनी पड़ रही है, तो हो सकता है ये लेड एसिड बैटरी या फिर निकल वाली जो बैटरी है इसको हर 2 घंटे बाद चार्ज करना पड़ता। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी कॉस्ट वाला जो फैक्टर है उसी पे अटके हों कि जब कॉस्ट इतना ज्यादा है तो ये सब थोड़ा बहुत एडवांटेज दे रहा है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उसमें मैं आप लोग को बता दूं कि लिथियम जो है ना एबुडेंट मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिलना मुश्किल है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया भर की कंट्रीज चाहती हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए ताकि पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जाए, और इस वजह से धीरे धीरे लिथियम का जो प्रोडक्शन है जिसको सबसे ज्यादा सूटेबल माना जाता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होने वाली बैटरीज के लिए, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि धीरे धीरे जो प्राइस है इसका वो भी नीचे आ रहा है, और फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और आने वाले टाइम में जो कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, वो उतना बड़ा इशू रह नहीं जाएगा। नाउ अब बात करते हैं इसके लाइफ स्पैन की। हमारे लैपटॉप और मोबाइल वगैरह में ऑलरेडी हम लोग लिथियम आयन बैटरी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे लैपटॉप की जो बैटरी होती है इसकी लाइफ स्पैन होती है 1 ईयर की। लेकिन आजकल कुछ लैपटॉप्स जो है वो 3 से 4 ईयर का लाइफ स्पैन दे देते हैं अपनी बैटरी के लिए। लेड एसिड बैटरी जो होती है उनका लाइफ स्पैन होता है 3 से 10 साल का, और 10 साल बहुत कम केस में होता है। और वहीं जो लिथियम आयन बैटरीज है उनका लाइफ स्पैन आराम से 10 से लेकर 15 साल तक हो सकता है। टेस्ला कहता है कि उनकी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं जो कि वो अपने कार में यूज करते हैं, उनका लाइफ साइकिल वो अप टू 3000 रिचार्ज साइकिल तक चल सकती हैं।
लेकिन रिचार्ज साइकिल के बेसिस पे कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इन दोनों बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी में बहुत ज़्यादा अंतर, जिसकी वजह से एक बार लिथियम आयन बैटरी को जितनी देर में आप लोग चार्ज करोगे उतने देर में लेड एसिड बैटरीज को कई बार चार्ज करना पड़ेगा। तो बहुत से वीडियोज हैं यूट्यूब पे जो कि इस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, लेकिन ये गलत होगा मेरे हिसाब से। इन सब रीजन की वजह से लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है बाकी सेकेंडरी बैटरीज के कंपेयर में, और इसी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है लिथियम को लेके। लिथियम आयन बैटरीज की इंपॉर्टेंस आप लोग को इस चीज से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि 2019 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री जो मिला था वो मिला था जॉन बी गॉर्डन, एम स्टेनली व्हिटिंगर और अकीरा याशिनोव। तीनों ने मिलकर लिथियम आयन बैटरीज डेवलप किया था 1985 में, और उसके लिए 2019 में ये नोबेल प्राइज मिला। और वाकई में ये जो डेवलपमेंट थी लिथियम आयन बैटरीज की, ये इस तरीके के प्राइज डिजर्व करता। ऐसे में जिस चीज पे पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है उस पे इंडिया में इस तरीके की डिस्कवरी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, आप लोग खुद ये समझ सकते। नहीं तो पहले हम लोग कार अपनी रन करने के लिए डिपेंडेंट थे इंपोर्ट पे, क्रूड ऑयल आता था बाहर से, फिर उसको रिफाइन करते थे, फिर हम पेट्रोलियम अपने लोगों को प्रोवाइड कर सकते, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा देश के बाहर जाता था। और फिर जब ये पेट्रोलियम बेस्ड कार हट जाती, इलेक्ट्रिक व्हीकल आती, तब लिथियम के लिए हम लोग डिपेंडेंट हो जाते बाकी दूसरी कंट्रीज पे। अभी इंडिया अपनी जो लिथियम आयन बैटरी की रिक्वायरमेंट है उसका 70 से 80% का जो डिमांड है वो पूरा करता है इंपोर्ट से, और ज्यादातर ये जो इंपोर्ट होती है वो चाइना और हांगकांग से होता है, और लिथियम जो है वो भी इंडिया इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया और हंगरी से। तो इसको समझो आप लोग, एक तो हम लोग लिथियम आयन बैटरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा लिथियम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही कम किया जा सकता है आफ्टर दिस डिस्कवरी। और इससे पहले भी 16,000 टन का एक रिजर्व मिला था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कर्नाटका के मंडिया में, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि वो जो रिजर्व है वहां से एक्सट्रैक्शन कर पाना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, यानी कि जितने का लिथियम वहां से मिलेगा उससे ज्यादा हम लोग को तो पैसा खर्च करना पड़ देगा उसको वहां से निकालने के लिए। ना इंडिया का प्लान है कि 2070 तक हम अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाना चाहते हैं, यानी कि जितना कार्बन हम लोग गाड़ियों से या फिर इंडस्ट्रीज से निकल रहा है उसको बिल्कुल जीरो कर देना चाहते हैं, एक तो क्लीन एनर्जी पे ट्रांसफर करके और ज्यादा पेड़ लगा के जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए इंडिया ने कई मिशन कई स्कीम भी लॉन्च किया है, जैसे कि फेम स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट पुश कर रही है जल्दी से जल्दी हम लोग ईवी व्हीकल्स पर शिफ्ट करें। ऐसे में सबसे बेसिक कंपोनेंट इस चीज के लिए जो था वो थी बैटरी, और बैटरी के लिए सबसे बेसिक था लिथियम, जिसके लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना दूसरी कंट्री पे एक अच्छा फ्यूचर नहीं हो सकता था, और खासकर से जब ये डिपेंडेंस हमारी हो चाइना पे। अभी जो टोटल कंजप्शन है लिथियम आयन बैटरीज का इंडिया में वो है 2.6 गीगावाट आवर, और 2026 तक ये ऐसा बताया जा रहा है कि 20 गीगावाट आवर तक का होगा, और 2030 को फिर इसको बताया जा रहा है 70 गीगावाट आवर तक का पहुंच जाएगा। इसके लिए अकेले लिथियम का कितना ज्यादा इंपोर्ट होता, अगर हम लोग बैटरीज नहीं सिर्फ लिथियम इंपोर्ट करते तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लिथियम का जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो 350 वाट आवर पर केजी होता है, लेकिन इस रिजर्व के मिल जाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इसका एक्सट्रैक्शन हम लोग कर पाते सक्सेसफुली तो इससे एक तो बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, दूसरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इंडिया मूव करना चाहता है, शिफ्ट करना चाहता है, उसमें और तेजी आएगी। और ये जो डिमांड जो कि मैंने आप लोग को बताया 2030 तक 70 गीगावाट आवर की होगी, ये इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फास्टर adoption of electric vehicles need faster consumption of lithium। साथ ही साथ लिथियम का यूज इसके अलावा जो मोबाइल्स लैपटॉप्स इन सब की जो बैटरीज होती है उसमें भी होता है, मेडिकल पर्पस के लिए भी होता है, और लिथियम मेटल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इस समय जो लिथियम का रिजर्व है वो अवेलेबल है चिले में। दरअसल ये जो चिले हो गया और अर्जेंटीना और बोल्विया हो गया, ये जो एरिया है इसको हम लोग लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व अवेलेबल है। चिले में अकेले 9.2 मिलियन टन का रिजर्व अवेलेबल है, उसके बाद सेकंड पे आता है ऑस्ट्रेलिया जिसके पास 6.2 मिलियन टन का रिजर्व है, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने एफटीए साइन किया है उसके अंदर भी लिथियम को लेकर बात की गई है, और इसके इंपोर्ट को भी ड्यूटी फ्री बनाया गया ना। अब इस डिस्कवरी के बाद जैसा कि फ्यूचर में पता चलेगा हम लोग को, अगर 5 मिलियन टन का जो डाटा है सही निकलता है तो इंडिया चिले और ऑस्ट्रेलिया के बाद थर्ड नंबर पे होगा जिसके पास सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व होगा। इसके अलावा और भी जगह पे जीएसआई जो है वो सर्वे कर रही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि और भी हम लोग को इस तरह के रिजर्व इस वाइट गोल्ड का मिल जाए। इंडियन गवर्नमेंट कई सालों से ये कोशिश कर रही है कि उसे इस लिथियम ट्रायंगल के आसपास वाले एरिया में कहीं पर कोई माइन मिल जाए जिसको वो एक्वायर कर ले। इसके लिए रिसेंटली काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड
नाम की एक गवर्नमेंट कंपनी भी बनाई गई थी जो कि इसी के लिए सर्वे करेगी और इसी का एक्सप्लोरेशन के लिए काम करेगी। इसके अलावा इंडिया ने क्रिटिकली मिनरल स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके अंदर 49 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ इसरो ने खुद से एक लिथियम आयन बैटरी बनाई थी, खुद से डिजाइन किया था, जिसको उसने डिसाइड किया कि कॉमर्शियलाइज कर देगा वो, और 14 कंपनियों के साथ उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर देगा, जिसके बाद वो कंपनीज उसका मास प्रोडक्शन करेंगी। सीएसआईआर ने भी पहला प्लांट लगाया लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए। तो इस तरह के और भी स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ले चुकी है ऑलरेडी ना। अब तक जो वीडियो था उसमें मैंने काफ़ी तारीफ कर दी लिथियम की, काफ़ी इसके जो गुणगान है वो कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका कोई साउथ साइड नहीं है। दरअसल लिथियम रिजर्व जहाँ जहाँ पाया जाता है वो एरिया ज़्यादातर देखा गया कि वाटर स्ट्रेस्ड एरिया होता है, और जहाँ पर लोगों के पीने के लिए ही पानी ना हो वहाँ पर लिथियम को निकालने के लिए गैलन्स ऑफ वाटर अगर आप लोग यूज़ करोगे जो कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे में लोग तो वहाँ के बवाल करेंगे ही। उसके अलावा इस तरीके की न्यूज़ भी काफ़ी आ रही है कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो एक्सप्लोड भी बहुत ज्यादा कर रही है। रिसेंटली ओला बाइक की भी एक न्यूज आई थी कि बाइक जो है उसकी बैटरी बर्स्ट कर गई थी, और इस तरह की काफी न्यूज सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी कंट्रीज से भी आ रही हैं। दरअसल ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती है इनके कुछ लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और इसके अलावा और भी कई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें है। इसीलिए अब लिथियम आयन बैटरी के बाद नेक्स्ट स्टेज पे भी बढ़ा जा रहा है, और 3 टाइप की इंपॉर्टेंट बैटरीज जैसे कि सोडियम आयन बैटरी, लिथियम सल्फर बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरीज, इन चीजों पे इन तरह की और भी चीजों पे काम हो रहा है। खैर वो तो दूसरे वीडियो का टॉपिक है, अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।